एक कामयाब नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बस 3 चीज़ें चाहिए। पहली, अच्छे लोगों के साथ काम शुरू करना। दूसरी, ऐसी चीज़ बनाना जिसे लोग सच में चाहते हों। और तीसरी, जितना हो सके उतना कम पैसा खर्च करना। ज़्यादातर स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे इन तीनों में से किसी एक काम में चूक जाते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप ये तीनों बातें पूरी कर लेता है वह पक्का जीत जाता है। सोच कर देखिए, यह कितनी मजे की बात है, क्योंकि ये तीनों काम ऐसे हैं जिन्हें किया जा सकता है। मुश्किल है पर मुमकिन है। और चूंकि एक सफल स्टार्टअप अपने मालिक को माला माल कर देता है, इसका मतलब है कि अमीर बनना भी मुमकिन है। मेहनत लगेगी पर यह हो सकता है। अगर मैं स्टार्टअप के बारे में लोगों को कोई एक बात समझाना चाहता हूं तो वो यही है, इसमें ऐसा कोई जादू नहीं है जिसे करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए हो। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत अनोखे आइडिया की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप पैसे तब कमाता है जब वह लोगों को आज के मुकाबले बेहतर तकनीक देता है। पर सच तो यह है कि आज लोग जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतनी बेकार हैं कि उन्हें थोड़ा बेहतर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल का प्लान एकदम सीधा था, एक ऐसी सर्च वेबसाइट बनाना जो घटिया न हो। उसके पास बस 3 नए आइडिया थे: इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना, लिंक्स की मदद से सही जवाब को ऊपर दिखाना और अपनी वेबसाइट को एकदम साफ सुथरा रखना जहां फालतू विज्ञापन आपको परेशान न करें। सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसी साइट बनाना चाहते थे जिसे इस्तेमाल करना लोगों को अच्छा लगे। इसमें कोई शक नहीं कि गूगल के अंदर बहुत सारी मशीनी चालाकियां होंगी, पर उनका पूरा प्लान एकदम सादा था। आज इसी सादे प्लान की बदौलत वे साल के अरबों रुपए कमाते हैं। आज भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो वैसी ही पिछड़ी हैं जैसा गूगल से पहले सर्च था। स्टार्टअप के लिए आइडिया सोचने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका यही है कि किसी ऐसे काम को देखिए जिसे लोग अभी कर रहे हैं और फिर कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे वह काम घटिया न लगे। जैसे आजकल की डेटिंग वेबसाइट गूगल से पहले के सर्च इंजन से भी ज़्यादा बेकार हैं। वे सब एक ही पुराने और घिसे पिटे तरीके से चलती हैं। उन्होंने बस ये सोचा कि कंप्यूटर में डेटा कैसे मिलाया जाए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि असल दुनिया में लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। कॉलेज का कोई छोटा स्टूडेंट भी क्लास के प्रोजेक्ट के तौर पर इनसे बेहतर चीज़ बना सकता है और इसमें बहुत पैसा है। ऑनलाइन डेटिंग आज एक बड़ा बिजनेस है, पर अगर कोई इसे सही तरीके से काम करने वाला बना दे तो इसकी कीमत 100 गुना ज्यादा हो सकती है। स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया तो बस एक शुरुआत है। बहुत से लोग जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें लगता है कि सबसे जरूरी चीज एक धांसू आइडिया है और उसके बाद बस काम शुरू करना है। पर जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वे हकीकत जानते हैं। अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाकर कहें कि मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, पर पहले आप एक सीक्रेट रखने वाले कागज पर साइन करिए, तो वो आपको भगा देंगे। इससे पता चलता है कि खाली आइडिया की कितनी कम कीमत है। शुरुआती आइडिया की कीमत कम होने का एक और सबूत यह है कि बहुत से स्टार्टअप रास्ते में अपना पूरा प्लान ही बदल देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का असली प्लान कंप्यूटर की भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेचकर पैसे कमाना था। उनका आज का बिजनेस करने का तरीका तो तब बना जब 5 साल बाद एक दूसरी कंपनी ने उन्हें मौका दिया। आइडिया की अपनी जगह है, पर दिक्कत यह है कि आप इसे किसी दूसरे को नहीं थमा सकते। आइडिया बस एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक सवाल की तरह जिस पर आपको लगातार सोचते रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात आइडिया नहीं, बल्कि वह इंसान है जिसके पास वो आइडिया है।
अच्छे लोग एक खराब आइडिया को भी सुधार कर ठीक कर सकते हैं, पर खराब लोग एक बहुत अच्छे आइडिया को भी बर्बाद कर देते हैं। अच्छे लोग होने का क्या मतलब है? स्टार्टअप के दौरान मैंने लोगों को काम पर रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका सीखा। क्या आप उस इंसान को काम का जानवर कह सकते हैं? इसका मतलब है ऐसा इंसान जो अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हो, वह अपने काम में इतना माहिर हो कि उसे बस काम पूरा करने का जुनून सवार रहे। हर काम के लिए इसका मतलब अलग होता है। जैसे एक सामान बेचने वाला, एक सेल्स पर्सन जो कभी हार न माने, एक कंप्यूटर चलाने वाला, एक हैकर जो रात के 4 बजे तक जागकर सॉफ्टवेयर की गलती ठीक करे, या एक डिजाइन बनाने वाला, एक डिजाइनर जिसे जरा सी कमी होने पर भी बेचैनी होने लगे। हमारी कंपनी में काम करने वाला हर कोई अपने काम का जानवर था। सेल्स संभालने वाली महिला इतनी जिद्दी थी कि मुझे फोन पर बात कर रहे ग्राहकों पर तरस आता था। जब तक वे हाँ न बोल दें, वह उन्हें छोड़ती नहीं थी। आप भी अपने जान पहचान वालों पर यह टेस्ट कर सकते हैं। किसी का चेहरा याद करें और कहें वह इंसान काम का जानवर है। अगर आपको यह सुनकर हंसी आए तो समझिए वह वैसा नहीं है। बड़ी कंपनियों में शायद ऐसे लोगों की जरूरत न हो, पर स्टार्टअप में ऐसे ही लोग चाहिए। प्रोग्रामर चुनने के लिए हम 3 और बातें देखते हैं। पहली, क्या वह सच में होशियार है? दूसरी, क्या वह सच में काम पूरा कर सकता है? और तीसरी, क्या उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव ऐसा है कि हम उसके साथ मिलकर काम कर सकें। आखिरी वाली टेस्ट में बहुत कम लोग बाहर होते थे। अगर कोई सच में बहुत होशियार है तो हम उसकी छोटी मोटी अजीब हरकतों को बर्दाश्त कर लेते थे। हमें बस उन लोगों से चिढ़ थी जो बहुत ज्यादा अकड़ दिखाते थे। पर मजे की बात यह है कि जो लोग सच में होशियार नहीं होते वही अक्सर ज्यादा अकड़ दिखाते हैं। इसलिए हमारी पहली और आखिरी टेस्ट लगभग एक जैसी ही थी। जब कुछ लोग बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव करते हैं तो अक्सर वे बस होशियार दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जो इंसान जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है उसे होशियार दिखने का उतना ही कम दबाव महसूस होता है। इसलिए आप असली होशियार लोगों को एक खास बात से पहचान सकते हैं। वे बिना किसी डर के कह देते हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप सही हों, या मुझे यह बात अभी ठीक से समझ नहीं आई है। यह तरीका हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी आसपास का माहौल लोगों को बदल देता है। जैसे MIT कॉलेज में एक चलन है कि लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। वहाँ के सच में होशियार लोग भी दूसरों को देखकर वैसा ही नाटक करने लगते हैं। इसलिए हमें वहाँ थोड़ा संभल कर रहना पड़ता था। इसमें हमारी मदद रॉबर्ट मॉरिस ने की। वे उन लोगों में से थे जो बहुत ही आसानी से कह देते थे, मुझे नहीं पता। उनके सामने कोई भी अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि रॉबर्ट उनसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। फिर भी उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं था। बाकी स्टार्टअप की तरह हमारी शुरुआत भी कुछ दोस्तों के साथ हुई थी। हमने ज्यादातर उन लोगों को काम पर रखा जिन्हें हम पहले से जानते थे। बड़े बिजनेस और नए स्टार्टअप में यही सबसे बड़ा फर्क है। किसी के साथ बस 2 दिन बिताने से आपको उसके बारे में वो सब पता चल जाता है जो बड़ी कंपनियां इंटरव्यू लेकर भी कभी नहीं जान पाती। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि नए स्टार्टअप अक्सर बड़े कॉलेजों के पास शुरू होते हैं, क्योंकि वहीं होशियार लोग मिलते हैं। यह उन क्लासों में सिखाई जाने वाली पढ़ाई की वजह से नहीं है। वहाँ के कॉलेजों में चाहे जो मर्जी पढ़ाया जाए, जब तक वहाँ एडमिशन लेने वाले लोग होशियार रहेंगे, वहाँ नए बिजनेस बनते रहेंगे। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ही इसे करेंगे। तो क्या आपको कॉलेज में जानबूझकर होशियार दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानबूझकर की गई चापलूसी
होशियार लोगों को पसंद नहीं आती और यह काम नहीं करती। कॉलेज में आपको बस अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए। कंप्यूटर के माहिर लोगों को तो यह जरूर करना चाहिए, चाहे वे बिजनेस शुरू करना चाहें या नहीं। सीखने का यही इकलौता और असली तरीका है। कभी कभी आप दूसरे छात्रों के साथ मिलकर काम करेंगे और यही अच्छे लोगों को पहचानने का सबसे बढ़िया रास्ता है। हो सकता है कि वही प्रोजेक्ट आगे चलकर एक असली स्टार्टअप बन जाए, पर मैं फिर कहूँगा, किसी भी चीज़ के पीछे जबरदस्ती न भागे। बस अपनी पसंद के लोगों के साथ अपनी पसंद का काम करते रहें। सबसे सही तरीका यह है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 से 4 लोग साथ हों। अकेले काम की शुरुआत करना बहुत भारी हो सकता है। यहाँ तक कि बिल गेट्स जैसे बड़े आदमी को भी एक साथी की जरूरत पड़ी थी, पर इतने भी ज्यादा लोग ना हो कि कंपनी किसी ग्रुप फोटो की भीड़ जैसी लगे। इसका एक कारण यह है कि शुरू में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, पर मेन बात यह है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा झगड़े होंगे। जब सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं तो उन्हें पता होता है कि झगड़ों को तुरंत सुलझाना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। अगर 7-8 लोग होंगे तो छोटी बातें भी बढ़ जाएंगी और लोग अलग अलग गुट बना लेंगे। आपको बस वोटिंग नहीं चाहिए, बल्कि सबकी एक ही सोच होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें शुरू करने वालों में कंप्यूटर जानने वाले लोग जरूर होने चाहिए। कुछ साल पहले बहुत से पैसे वाले लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए और फिर वे काम करने के लिए कंप्यूटर के माहिर लोगों को ढूंढने लगे। यह तरीका ठीक से काम नहीं करता। जिन्हें सिर्फ बिजनेस आता है वे टेक्नोलॉजी के मामले में सही फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा काम आसान है और कौन सा मुश्किल। और जब वे किसी को काम पर रखते हैं तो वे अच्छे और बुरे काम करने वालों में फर्क नहीं कर पाते। उनके लिए यह सब किस्मत के खेल जैसा होता है। क्या स्टार्टअप चलाने के लिए बिजनेस जानने वालों की जरूरत है? यह इस बात पर निर्भर करता है। हमने जब शुरुआत की तो हमने कई ऐसे लोगों से पूछा जिन्हें बिजनेस की समझ थी कि क्या वे हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट बनेंगे, पर सबने मना कर दिया। तो मुझे खुद यह काम करना पड़ा। तब मैंने जाना कि बिजनेस कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है। यह साइंस या डॉक्टरी जैसा नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े। इसमें बस एक ही चीज़ करनी होती है, लोगों को अपनी चीज़ के बदले पैसे देने के लिए राजी करना। शायद मुझे पहले बिजनेस एक रहस्य इसलिए लगता था क्योंकि मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ग्राहकों की रोज रोज की समस्याओं के बजाय सॉफ्टवेयर की साफ सुथरी दुनिया में रहना चाहता था। कभी कभी जब लोग कोई काम नहीं करना चाहते तो वे जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें वो काम आता ही नहीं। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन पॉल हेरोडोस इसमें माहिर थे। वे ऐसा नाटक करते थे जैसे उन्हें एक फल काटना भी नहीं आता, ताकि दूसरे लोग उनके लिए यह काम कर दें और उनका सारा समय पढ़ाई के लिए बच जाए। बहुत से पति भी घर के कामों में यही तरीका अपनाते हैं। जब मुझे मजबूरी में यह काम करना पड़ा तो मैंने देखा कि बिजनेस न तो बहुत मुश्किल था और न ही उतना बोरिंग जितना मैं डरता था। बिजनेस की कुछ चीज़ें जैसे टैक्स का कानून, टैक्स लॉ थोड़े कठिन हो सकते हैं, पर नया काम शुरू करते समय उनकी ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टअप चलाने के लिए आपको बस उतनी ही समझ चाहिए जितनी स्कूलों और कॉलेजों के बनने से पहले भी लोगों में थी। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखें, फोर्ब्स 400, तो आपको एक जरूरी चीज पता चलेगी। वॉरेन बफेट के बाद आपको नंबर 22 तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके पास बिजनेस की बड़ी डिग्री हो। टॉप 50 अमीरों में सिर्फ 5 लोग ही MBA वाले हैं। उस लिस्ट में ज्यादातर वे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस। इसलिए
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और इसके लिए 2 साल मेहनत करना चाहते हैं तो सबूत यही बताते हैं कि बिजनेस की डिग्री लेने के बजाय कंप्यूटर कोडिंग या हैकिंग सीखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे एक वजह है कि आप स्टार्टअप में बिजनेस वाले लोगों को रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम से कम एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो ग्राहकों यानी कस्टमर्स की पसंद पर पूरा ध्यान दे सके। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ बिजनेस वाले ही ऐसा कर सकते हैं, कि कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर बना तो सकते हैं पर उन्हें डिजाइन नहीं कर सकते। यह बिल्कुल बेकार की बात है। प्रोग्रामिंग जानने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लोगों को समझ न सकें, और न ही प्रोग्रामिंग न जानना कोई जादू है जिससे बिजनेस वाले लोगों को बेहतर समझने लगे। अगर आप लोगों की ज़रूरत को नहीं समझ सकते तो आपको या तो इसे सीखना चाहिए या कोई ऐसा साथी ढूंढना चाहिए जिसे यह आता हो। नई टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप के लिए यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी एक बात की वजह से सबसे ज़्यादा बिजनेस डूबते हैं। सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं बल्कि हर बिजनेस को इस बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे कस्टमर्स को वो नहीं देते जो वे चाहते हैं। जैसे किसी होटल को ही देख लीजिए। बहुत सारे होटल शुरू के 1 साल में ही बंद हो जाते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसा होटल देखा है जहां खाना बहुत लाजवाब हो और फिर भी वो बंद हो गया हो? जहां का खाना बढ़िया होता है वो होटल हमेशा कामयाब होता है, चाहे वो महंगा हो, वहां बहुत भीड़ हो, शोर हो, अगर थोड़ी गंदी हो या रास्ता दूर हो, लोग फिर भी वहां खींचे चले आते हैं। यह सच है कि खराब खाने वाले होटल कभी कभी सजावट और दिखावे से लोगों को बुला लेते हैं, पर यह तरीका बहुत खतरनाक है। सबसे सीधा रास्ता यही है कि खाना ही अच्छा बनाया जाए। टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही है। लोग स्टार्टअप फेल होने के 1000 बहाने बताते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसा स्टार्टअप देखा है जिसका सामान लोगों को बहुत पसंद आया हो और फिर भी वो बंद हो गया हो? लगभग हर फेल हुए स्टार्टअप में असली दिक्कत यही थी कि लोगों को उनका सामान नहीं चाहिए था। लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, पर यह तो सिर्फ ऊपर ऊपर की वजह है। उन्हें और पैसा क्यों नहीं मिला? शायद इसलिए क्योंकि उनका सामान एकदम बेकार था, या वो कभी पूरा होने वाला ही नहीं था। जब मैं जरूरी बातों की लिस्ट बना रहा था तो मैंने सोचा कि चौथी बात ये लिखूं कि अपना पहला मॉडल वर्जन 1 जल्दी से बाहर लाओ, पर फिर मैंने इसे नहीं लिखा क्योंकि लोगों की पसंद समझने के लिए यह काम तो करना ही पड़ता है। लोगों की पसंद जानने का इकलौता तरीका यही है कि आप एक प्रोटोटाइप बनाकर, एक कच्चा मॉडल बनाकर उन्हें दिखाएं और फिर उनके जवाब के हिसाब से उसे सुधारें। दूसरा तरीका वो है जिसे मैं अंधेरे में तीर मारना कहता हूं। आप बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, खूब सारे इंजीनियरों को काम पर रखते हैं और 1 साल बाद पता चलता है कि आपने करोड़ों रुपए फूंक दिए, पर किसी को वो चीज़ चाहिए ही नहीं। जब नया बिजनेस शुरू करने की होड़ मची थी तब अक्सर बिजनेस वाले लोग ऐसा ही करते थे। वे सॉफ्टवेयर बनाने को बहुत डरावना काम समझते थे जिसे बहुत सावधानी से प्लान करना पड़ता है। हमने कभी ऐसा नहीं किया। मैं कंप्यूटर की दुनिया से हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीजें बनाकर देखने में भरोसा रखता हूं। स्टार्टअप में आपके शुरू के प्लान पक्का थोड़े बहुत गलत होंगे ही, इसलिए आपकी सबसे जरूरी चीज यही होनी चाहिए कि आप अपनी गलती ढूंढें, और गलती ढूंढने का बस एक ही रास्ता है, काम को करना और उसे चलाकर देख लेना। बाकी स्टार्टअप्स की तरह हमने भी काम करते करते अपना प्लान बदल दिया। पहले हमें लगा कि हमारे कस्टमर्स वेबसाइट बनाने वाले एक्सपर्ट्स होंगे, पर उन्हें हमारा सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया। वजह ये थी कि हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में बहुत आसान था और हम खुद ही वेबसाइट को चलाने का काम करते थे। इससे उनके ग्राहकों के लिए उन्हें नौकरी से हटाना बहुत आसान हो जाता।
हमें ये भी लगा कि हम बहुत सारी कैटलॉग वाली कंपनियों को अपने साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सामान बेचना उनके पुराने बिजनेस के लिए एक बढ़िया मौका था। पर 1996 में उन्हें यह बात समझाना बहुत मुश्किल था। उन कंपनियों के मैनेजरों को इंटरनेट एक मौके की तरह नहीं बल्कि एक मुसीबत की तरह लग रहा था, जिससे उनका काम बढ़ जाता। हमें कुछ ऐसी कैटलॉग कंपनियां जरूर मिली जो नया काम करने की शौकीन थीं। उनमें से एक थी फ्रेडरिक्स ऑफ हॉलीवुड। उनके साथ काम करके हमें यह सीखने को मिला कि जब एक साथ बहुत सारे लोग वेबसाइट पर आते हैं तो कंप्यूटर मशीन यानी सर्वर्स को कैसे संभालना है। पर हमारे ज्यादातर असली यूजर्स छोटे दुकानदार थे। वे इंटरनेट को एक नया बिजनेस खड़ा करने के मौके की तरह देख रहे थे। कुछ की अपनी पुरानी दुकानें थीं तो कुछ सिर्फ इंटरनेट पर ही सामान बेच रहे थे। इसलिए हमने अपना रास्ता बदल लिया और इन छोटे दुकानदारों पर ध्यान देना शुरू किया। हमने बड़े एक्सपर्ट्स की पसंद छोड़कर इस पर काम किया कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में एकदम आसान कैसे बनाया जाए। इससे मैंने एक बहुत काम की बात सीखी। टेक्नोलॉजी को आसान बनाने के लिए जितनी हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। कंप्यूटर के माहिर लोग तो इसके इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि आम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर कितना डरावना हो सकता है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के लिखने वाले साथी ने उनसे कहा था कि अगर वे अपनी किताब में मैथ्स का एक भी डिफिकल्ट इक्वेशन लिखेंगे तो उनकी सेल्स आधी रह जाएगी। जब आप टेक्नोलॉजी को आसान बनाने पर काम करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को, अपनी तरक्की को बहुत ऊपर ले जाते हैं। इस्तेमाल करने में 10% की आसानी सिर्फ 10% बिक्री नहीं बढ़ाती, बल्कि वो आपकी बिक्री को सीधे 2 गुना कर सकती है। अब सवाल यह है कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं। इसका जवाब है बस उन्हें काम करते हुए देखिए। इसके लिए बिजनेस के मेलों में जाना सबसे अच्छा रहता था। वहां नए कस्टमर्स भले न मिले पर लोगों की पसंद की जांच पड़ताल करने के लिए वो जगह बहुत काम की थी। हम वहां सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं देते थे, हम लोगों को वहीं पर असली दुकान बनाना सिखाते थे। इससे हमें उन्हें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए देखने और उनकी असली जरूरतों के बारे में बात करने का मौका मिल जाता था। आप चाहे जैसा भी स्टार्टअप शुरू करें, ग्राहकों की पसंद समझना आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आप बिना ग्राहकों को समझे सिर्फ वही चीज बना सकते हैं जिसे आप खुद इस्तेमाल करते हो। पर ऐसी चीजें अक्सर मुफ्त यानी ओपन सोर्स दी जाती हैं, जैसे कंप्यूटर चलाने वाले सिस्टम या कोडिंग की लैंग्वेजेस। अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो वो शायद आपके जैसे लोगों के लिए नहीं होगी। नया आइडिया ढूंढने का एक तरीका ये भी है कि आप ये देखें कि जो लोग आपके जैसे नहीं हैं उन्हें टेक्नोलॉजी से क्या चाहिए। जब ज्यादातर लोग स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें गूगल या एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का ही ख्याल आता है। हर कोई नहीं जानता है क्योंकि ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। पर याद रखिए, ऐसे हर एक स्टार्टअप के पीछे 20 और भी ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो किसी खास छोटे बाजार के लिए काम करते हैं या जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। अगर आप एक कामयाब स्टार्टअप बनाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो इन्हीं पर्दे के पीछे काम करने वाली कंपनियों में से कोई एक होगा। एक और बात समझ लीजिए, अगर आप गूगल या एप्पल जैसा कोई बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो जीतना बहुत मुश्किल होगा। सबसे अच्छा रास्ता है किसी खास और छोटे बाजार में काम शुरू करना। स्टार्टअप पैसे तब कमाते हैं जब वे लोगों को पहले से बेहतर चीजें देते हैं। जहां भी काम सबसे घटिया तरीके से हो रहा है वहीं आपके लिए सबसे ज्यादा मौके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के कंप्यूटर विभाग, आईटी डिपार्टमेंट्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कंपनियां सॉफ्टवेयर पर कितना पैसा खर्च करती हैं और बदले में उन्हें कितना कूड़ा मिलता है।
जहां पैसे और काम का यह तालमेल खराब है, वहीं आपके लिए मौका छिपा है। अगर आपको स्टार्टअप के लिए आइडिया चाहिए तो एक बहुत काम की चीज करें। किसी ऐसी मीडियम कंपनी में जाएं, मिडिल साइज्ड, जहां टेक्नोलॉजी का काम न होता हो। वहां 2 हफ्ते बस यह देखें कि वे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज़्यादातर अच्छे कंप्यूटर चलाने वालों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि इन जगहों पर कितनी बुरी तरह से काम किया जाता है। आप छोटी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर लिखकर काम शुरू करें, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना आसान होता है। बड़ी कंपनियों को सामान बेचना इतना बड़ा पैसे का मामला है कि जो लोग उन्हें आज बेकार सामान बेच रहे हैं, वे उसे बेचने के लिए बहुत सारा पैसा और समय लगाते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी भले ही ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी से 1000 गुना बेहतर हो, पर आप उनके सामान बेचने वालों को नहीं हरा सकते। इसलिए अगर आप अपनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के दम पर जीतना चाहते हैं तो छोटे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचें। बाजार में नीचे वाले स्तर, लो एंड से शुरू करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा सस्ता और छोटा सामान ही आगे चलकर बड़े और महंगे सामान को खा जाता है। किसी सस्ती चीज़ को और ताकतवर बनाना आसान है, पर किसी बहुत महंगी चीज़ को सस्ता बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो चीज़ें शुरू में सस्ती और आसान होती हैं, वे धीरे धीरे इतनी अच्छी हो जाती हैं कि कमरे में बढ़ते हुए पानी की तरह वे बड़े बड़े महंगे सामानों को किनारे लगा देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डिजिटल कैमरों ने यही किया था। यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड ने भी कारों के साथ यही किया। अगर आप कोई आसान और सस्ता रास्ता चुनते हैं तो शुरू में उसे बेचना भी आसान होगा और बाद में आप पूरे बाजार पर कब्जा भी कर पाएंगे। अपने से सस्ता किसी और को मत होने दीजिए, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपका सामान सबसे सस्ता और आसान है तो पूरा बाजार आपका होगा, अगर नहीं तो जो सस्ता बेच रहा है वह आपको कभी भी खत्म कर सकता है। यह सब करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। कुछ स्टार्टअप ने खुद के पैसों से काम शुरू किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, पर ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि बाहर के लोगों से पैसा लेना एक अक्लमंदी वाला काम है। खुद के पैसों से शुरू करने के लिए आपको पहले दूसरों को सलाह देने वाला काम करना पड़ता है, और उस काम को छोड़कर सामान बेचने वाली कंपनी बनाना बहुत मुश्किल होता है। पैसे के मामले में स्टार्टअप एक ऐसी परीक्षा जैसा है जिसमें या तो आप पास होंगे या सीधे फेल। अमीर बनने का सही तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी के सफल होने के मौके बढ़ाएं, न कि यह देखें कि कंपनी का कितना हिस्सा आपके पास बचा है। अगर आप अपना थोड़ा हिस्सा किसी को देकर अपनी जीत का सबूत पक्का कर सकते हैं तो यह एक बढ़िया चाल है। ज्यादातर कंप्यूटर वालों को इन्वेस्टर ढूंढना बहुत डरावना और जादू जैसा रहस्यमयी काम लगता है। असल में यह बस थोड़ा थका देने वाला काम है। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे होता है। सबसे पहले आपको कुछ हजारों डॉलर्स की जरूरत होगी ताकि आप अपना पहला नमूना, अपना पहला प्रोटोटाइप बनाते समय अपने खर्चे निकाल सकें। इसे सीड कैपिटल कहते हैं, यानी काम शुरू करने के लिए बीज वाला पैसा। क्योंकि यह रकम कम होती है इसलिए इसे पाना आसान होता है। कम से कम हाँ या ना जल्दी मिल जाती है। आमतौर पर यह पैसा एंजल्स कहे जाने वाले अमीर लोगों से मिलता है। अक्सर ये वे लोग होते हैं जिन्होंने खुद टेक्नोलॉजी से पैसे कमाए हों। इस समय इन्वेस्टर्स आपसे कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं मांगते। उन्हें पता होता है कि फैसला जल्दी लेना है। कभी कभी तो आधे पन्ने के कागज पर लिखकर 1 हफ्ते में ही चेक मिल जाता है। हमने अपना काम $10,000 से शुरू किया था, जो हमारे दोस्त जूलियन ने दिए थे, पर उन्होंने हमें सिर्फ पैसे नहीं दिए। वे पहले एक बड़ी कंपनी के CEO और वकील रह चुके थे, इसलिए उन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बहुत काम की सलाह दी। उन्होंने कंपनी बनाने का सारा कानूनी काम भी खुद किया। साथ ही उन्होंने हमें अगले दौर के पैसों यानी फंडिंग के लिए एक और बड़े इन्वेस्टर से मिलवाया।
कुछ इन्वेस्टर सिर्फ आपकी बातों से खुश हो जाते हैं, पर बहुत से लोग बिजनेस प्लान मांगते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने किस चीज़ में पैसा लगाया है। जब हमसे प्लान मांगा गया तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि इसके लिए शायद मुझे बिजनेस की कोई मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। इस समय इन्वेस्टर बस यह जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, उससे पैसे कैसे कमाएंगे और आप लोग कौन हैं। अगर आप वही बातें लिख दें जो आप आपस में एक दूसरे से करते हैं तो वो काफ़ी है। इसमें बस 1-2 घंटे लगने चाहिए और लिखकर आपको खुद नए आइडिया मिलेंगे। चेक लेने के लिए आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी बनाना मुश्किल नहीं है, असली मुश्किल तो यह तय करना है कि मालिक कौन कौन होंगे और किसके पास कितना हिस्सा होगा। अगर 2 बराबर के साथी हैं तो आसान है, पर अगर ज़्यादा लोग हों तो हिस्सा बांटना सिरदर्द बन जाता है और एक बार जो तय हो गया उसे बदलना मुश्किल होता है। हिस्सा बांटने का एक ही सीधा नियम है, जब हर किसी को लगे कि उसे थोड़ा कम हिस्सा मिला है और वह काम ज़्यादा कर रहा है तो समझिए कि बंटवारा बिल्कुल सही हुआ है। कंपनी बनाने के साथ और भी बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे बीमा और सरकारी कागज। सच कहूं तो हमें इसकी पूरी लिस्ट भी नहीं पता थी, क्योंकि हमने ये सब छोड़ दिया था। जब बाद में हमें बड़ा पैसा मिला तब हमने एक पैसों का एक्सपर्ट रखा जिसने पुरानी सारी कमियां ठीक कर दी। सच तो यह है कि अगर आप शुरू में सब कुछ कायदे से नहीं भी करते तो कोई आपको पकड़ने नहीं आता। अगर नियम बहुत कड़े होते तो शायद बहुत से बिजनेस कभी शुरू ही नहीं हो पाते। कंपनी बनाने में देरी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई साथी बीच में काम छोड़कर अपनी अलग कंपनी शुरू कर सकता है। ऐसा सच में होता है। इसलिए कंपनी बनाते समय सभी साथियों से कागज पर साइन करवा लेना चाहिए कि सबके आइडिया इसी कंपनी के हैं और हर कोई बस इसी कंपनी के लिए काम करेगा। अगर यह कोई फिल्म होती तो यहाँ से डरावना संगीत शुरू हो जाता। जब आप ये सब कर रहे हो तो अपने साथियों से यह भी पूछ लें कि उन्होंने पहले कहाँ कहाँ साइन किया है। स्टार्टअप के लिए सबसे बुरी बात यह होती है कि कोई आकर कहे कि आपके काम पर उसका हक है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ था और उस मुसीबत ने हमें लगभग खत्म ही कर दिया था। हुआ ये कि जब एक बड़ी कंपनी हमें खरीदने वाली थी तब हमें पता चला कि हमारे एक साथी ने बहुत पहले एक एग्रीमेंट मानी थी। उस शर्त के मुताबिक उसके दिमाग के सारे आइडिया उस बड़ी कंपनी के थे जो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। इसका मतलब था कि हमारे सॉफ्टवेयर का एक बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर किसी और का हो सकता था। इस वजह से बिकने का काम यानी एक्विजिशन एकदम से रुक गया। उस वक्त हमारे पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। अब हमें और पैसे चाहिए थे, पर जब तक यह कानूनी बादल या आईपी क्लाउड सिर पर था तब तक कोई हमें पैसा देने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह मामला कितना सीरियस है। हमारे पुराने पैसे लगाने वालों यानी इन्वेस्टर्स को पता था कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तब हमने भी कह दिया कि अगर वे नहीं माने तो हम कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। उसी बीच हमें खरीदने वाली कंपनी ने भी देरी का बहाना बनाकर सौदा तोड़ने की कोशिश की, पर चमत्कार हुआ और सब ठीक हो गया। इन्वेस्टर्स मान गए, हमें और पैसा मिला और उस बड़ी कंपनी ने भी लिख कर दे दिया कि वे हमारे सॉफ्टवेयर के मालिक नहीं हैं। 6 महीने बाद हमें याहू ने पहले से कहीं ज़्यादा पैसों में खरीद लिया। अंत में हम खुश तो थे, पर उस तनाव ने, उस स्ट्रेस ने मेरी ज़िंदगी के कई साल कम कर दिए होंगे। जो गलती हमने की वो आप मत करिए। स्टार्टअप पक्का करने से पहले हर किसी से उनके पुराने कागजों के बारे में अच्छे से पूछ लें। जब आपकी कंपनी बन जाए तो अमीर लोगों के दरवाजे खटखटाना और उनसे लाखों रुपए मांगना आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर आप अमीर लोगों के सोचने का तरीका समझें तो हिम्मत बढ़ेगी। ज़्यादातर अमीर लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में रहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप सफल होंगे तो आप उन्हें पैसा लगाने का मौका देकर उन पर एक तरह का एहसान ही कर रहे हैं। वे मन ही मन सोच रहे होंगे, क्या ये लोग अपना गूगल बना सकते हैं।
आमतौर पर पैसे लगाने वाले ये लोग भी मालिकों की तरह ही होते हैं। उन्हें भी कंपनी में हिस्सा मिलता है। जब आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा कुछ पैसों के बदले देते हैं तो आप अपनी पूरी कंपनी की एक कीमत तय कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए के बदले अपनी कंपनी का 5% हिस्सा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी कंपनी की कीमत 20 लाख रुपए लगाई गई है। आप यह कैसे तय करेंगे कि कंपनी की कीमत क्या होनी चाहिए? सच तो यह है कि इसका कोई सही तरीका नहीं है। इस समय पर कंपनी बस एक दांव या जुआ जैसी होती है। जब हम पैसा जुटा रहे थे तब मुझे यह बात समझ नहीं आई थी। हमारे दोस्त जूलियन को लगा कि कंपनी की कीमत करोड़ों में होनी चाहिए, पर मुझे लगा कि बस कुछ लाइनों के कंप्यूटर कोड की कीमत इतनी ज्यादा बताना बेवकूफ़ी है। आखिर में हमने अपनी कंपनी की कीमत लगभग 8-9 करोड़ रुपए मान ली, क्योंकि जूलियन ने कहा कि इससे कम कीमत पर कोई पैसा नहीं लगाएगा। उस समय मुझे यह समझ नहीं आया था कि यह कीमत सिर्फ लिखे हुए कोड की नहीं थी, यह हमारे आइडिया की कीमत थी जो आगे चलकर सही साबित हुआ, और उस कड़ी मेहनत की कीमत थी जो हमें आगे करनी थी। अगले दौर में आपका सामना असली बड़े पैसों वालों वेंचर कैपिटल फर्म से हो सकता है, पर याद रहे पुराने पैसे खत्म होने का इंतजार न करें। ये बड़े इन्वेस्टर फैसला लेने में बहुत सुस्त होते हैं, उन्हें कई महीने लग सकते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि जब आप उनसे पैसों की बात कर रहे हो तब आपकी जेब खाली हो। इन बड़े ग्रुप्स यानी वीसी फर्म से पैसा लेना आम अमीर लोगों से पैसा लेने से कहीं बड़ी बात है। यहाँ करोड़ों का मामला होता है, इसलिए ये लोग समय ज्यादा लेते हैं, आपकी कंपनी में अपना हिस्सा ज्यादा मांगते हैं और बहुत सारी कड़ी शर्तें भी थोपते हैं। कभी कभी ये बड़े इन्वेस्टर अपनी पसंद का एक नया बड़ा अफसर या सीईओ बिठाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आपको किसी एक्सपीरियंस्ड और समझदार इंसान की जरूरत है जिसे बिजनेस का पुराना ज्ञान हो। शायद कुछ मामलों में यह सही हो, पर बिल गेट्स भी तो जवान और नौसिखिए थे, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। स्टीव जॉब्स को तो एक अनुभवी इंसान ने उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था और फिर उस इंसान ने कंपनी को ही डुबो दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इन अनुभवी इन एक्सपीरियंस लोगों को कुछ ज्यादा ही भाव दिया जाता है। हम इन लोगों को न्यूज पढ़ने वाले कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बाल एकदम सलीके से जमे होते हैं और वे बहुत भारी आवाज में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते थे, पर असल में उन्हें उतना ही पता होता था जितना उन्होंने कागज पर पढ़ा हो। हमने बहुत से बड़े इन्वेस्टर से बात की, पर आखिर में हमने सिर्फ छोटे अमीर लोगों यानी एंजल से ही पैसा लिया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि हमें डर था कि कोई बड़ी कंपनी हमारे सिर पर किसी न्यूज़ पढ़ने वाले को बिठा देगी। अगर वह इंसान सिर्फ अखबार वालों से बातें करता तो ठीक था, पर क्या होता अगर वह कंपनी चलाने में अपनी बात मनवाने लगता? वह तो बड़ी तबाही होती, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। हमारी कंपनी का पूरा काम करने का तरीका ही अच्छी टेक्नोलॉजी के दम पर जीतना था। हमें क्या करना है यह हमें खुद पता था और उसमें हमें किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं थी। यही एक वजह थी कि हमने अपनी कंपनी को शेयर बाजार में यानी पब्लिक में नहीं उतारा। साल 1998 में हमारे पैसों के मैनेजर यानी सीएफओ ने मुझे इसके लिए बहुत मनाया। उन दिनों कूड़ा बेचने वाली कंपनियां भी बाजार में उतर रही थी। हमारे पास तो असली सामान और असली कमाई थी, तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे, पर मुझे डर था कि इसके लिए हमें किसी न्यूज़ पढ़ने वाले को मालिक बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा इंसान जो बड़े बैंक वालों की भाषा यानी वॉल स्ट्रीट्स लैंग्वेज बोल सके। मुझे खुशी है कि गूगल ने यह चलन तोड़ दिया। जब उन्होंने पहली बार अपने शेयर बेचे, अपना आईपीओ ले आए, तो उन्होंने बैंक वालों के हिसाब से बातें नहीं की। पहले तो बैंक वालों ने उनके शेयर नहीं खरीदे, पर अब वे अपनी इस गलती पर पछता रहे हैं। पैसे के मामले में ये बैंक वाले नई भाषा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जब आप इन बड़े पैसे वालों यानी वीसी से बात करते हैं तो आपके पास मोल भाव करने की ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि बाजार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, पर अच्छे बिजनेस बहुत कम।
ये इन्वेस्टर की दुनिया एक सीढ़ी, एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर कुछ बहुत बड़े नाम हैं, पर नीचे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सच तो यह है कि इन सब का पैसा एक जैसा ही होता है। ज्यादातर इन्वेस्टर कहेंगे कि आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कनेक्शंस और एडवाइस भी देंगे। कुछ बड़े नामों के लिए यह सच हो सकता है, पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये लोग कम समझदार होते जाते हैं। वे बस बैंक वाले होते हैं जिन्होंने मैगजीन पढ़कर कुछ नए शब्द सीख लिए होते हैं, इसलिए उनकी बड़ी बड़ी बातों पर ज्यादा भरोसा न करें। इन्वेस्टर बस पैसा देने का एक जरिया है। जो सबसे ज्यादा पैसा सबसे कम शर्तों के साथ और सबसे जल्दी दे, उसे ही चुनना समझदारी है। आप सोच रहे होंगे कि उन्हें अपनी किताबी बातें बतानी चाहिए। यह सोचना जरूरी भी है, क्योंकि वही लोग कल आपके दुश्मनों को भी पैसा दे सकते हैं। मेरा सोचना यह है कि बहुत ज्यादा छुप छुप कर न रहें, पर अपनी सारी बातें भी न बताएं। ज्यादातर इन्वेस्टर आइडिया से ज्यादा इंसान को देखते हैं। वे आपके आइडिया पर इसलिए बात करते हैं ताकि वे आपकी काबिलियत की जांच पड़ताल कर सकें। अगर उन्हें लगता है कि आप अपना काम जानते हैं तो आप कुछ राज की बातें अपने पास ही रख सकते हैं। भले ही आपको पैसों की जरूरत ना हो, फिर भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर से बात करें। इसकी दो वजहें हैं। पहली, हो सकता है कि वे किसी ऐसी कंपनी के बोर्ड में हो जो कल आपको खरीद ले। दूसरी, अगर आप उन्हें अपनी बातों से खुश कर देते हैं तो वे आपके दुश्मनों यानी कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। इनसे मिलने का सबसे अच्छा तरीका वो कॉन्फ्रेंसेस हैं जहां नए बिजनेस वाले अपने आइडिया बताने आते हैं। जब आपको पैसा लगाने वालों से बड़ा पैसा मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? उसे खर्च मत कीजिए। लगभग हर स्टार्टअप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। इस खतरे से बचना बहुत जरूरी है। पुराने समय में बहुत से स्टार्टअप जल्दी बड़े होना चाहते थे। इसका असली मतलब था जल्दी से बहुत सारे कस्टमर्स बनाना, पर लोग अक्सर गलती कर बैठते थे और कस्टमर्स के बजाय बहुत सारे नए लोगों को काम पर रखने लगते थे। जल्दी कस्टमर बनाना, जल्दी ग्राहक बनाना तो अच्छी बात है, पर लोग इसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लोगों को लगता है कि सबसे पहले आकर सारे ग्राहकों को अपनी मुट्ठी में कर लें ताकि कॉम्पिटिटर्स के लिए कुछ न बचे। पर मुझे लगता है कि बाजार में, मार्केट में सबसे पहले आने का हमेशा बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता। गूगल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब गूगल आया तो याहू जैसी बड़ी कंपनियां पहले से वहीं थीं और उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए थे। 1998 में गूगल का आना बहुत देर माना जा रहा था, पर गूगल के मालिकों को पता था कि सर्च के काम में नाम की यानी ब्रांड की कोई कीमत नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं और अगर आपकी चीज बेहतर है तो लोग धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगेंगे। गूगल ने तो कभी अपना एडवर्टाइजिंग भी नहीं किया। गूगल ने जिन कंपनियों को हराया, अगर वे विज्ञापन यानी एड से करोड़ों रुपए अपना सॉफ्टवेयर सुधारने में लगाती तो शायद वे बच जाती। नए स्टार्टअप्स को इस गलती से सीखना चाहिए। अगर आपका सामान सिगरेट या साबुन जैसा है जिसे कोई भी बना सकता है, तब तो विज्ञापन पर खर्च करना समझ आता है। पर इंटरनेट के बिजनेस यानी वेब बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आजकल की डेटिंग साइट्स विज्ञापन पर बहुत पैसा लुटा रही हैं, जिससे पता चलता है कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रही और कोई भी बेहतर कंपनी उन्हें खत्म कर सकती है। हालात ऐसे थे कि हमें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा और बाद में लगा कि यह हमारे लिए अच्छा ही था। हम मालिकों ने कंपनी का हर एक छोटा बड़ा काम करना सीखा। मैं सॉफ्टवेयर लिखने के साथ साथ सामान भी बेचता था और कस्टमर सपोर्ट भी करता था। सामान बेचने में मैं बहुत माहिर नहीं था। मैं बस लोगों से साफ साफ कहता था, अगर आप इंटरनेट पर सामान नहीं बेच रहे हैं तो आप नासमझ हैं, और अगर बेच रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न करना और भी बड़ी नासमझी होगी। ये बातें सच थी, पर लोगों को अपनी बात मनवाने का यह सही तरीका नहीं था। मैं कस्टमर सपोर्ट करने में बहुत पक्का था। सोचकर देखिए, आप किसी से मदद मांगे और वो न केवल सब कुछ जानता हो बल्कि गलती होने पर तुरंत माफी मांगे और फोन पर बात करते करते ही उसे ठीक करते।
लोग हमें बहुत पसंद करने लगे और हम भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपके पहले ग्राहक, आपके पहले यूजर्स बहुत होशियार होते हैं। किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत में होशियार ग्राहक मिलना सबसे जरूरी चीज है। अगर आप उनकी बात सुने तो वे आपको बता देंगे कि जीत कैसे हासिल करनी है। वे आपको सलाह भी देंगे और पैसे भी। हमने 1996 की शुरुआत में अपना काम शुरू किया। साल के आखिर तक हमारे पास बस 70 यूजर्स थे। उस समय हर कोई जल्दी बड़ा होना चाहता था, इसलिए मुझे डर लगा कि हम बहुत छोटे और अनजाने से हैं। पर असल में हम बिल्कुल सही काम कर रहे थे। एक बार जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपनी चीज को बदलना मुश्किल हो जाता है। वह पूरा साल हमारे लिए एक लेबोरेटरी जैसा था, जहां हमने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत बेहतर बनाया। साल खत्म होते होते हम अपने दुश्मनों से इतने आगे निकल गए कि वे हमें कभी पकड़ ही नहीं पाए। चूंकि हमने ग्राहकों से घंटों बात की थी, इसलिए हम ऑनलाइन बिजनेस को दूसरों से कहीं बेहतर समझते थे। यही नए बिजनेस की कामयाबी का राज है। अपने काम को समझना ही सबसे जरूरी चीज है। आपको लग सकता है कि जो भी बिजनेस कर रहा है उसे तो पता ही होगा कि वो क्या कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। गूगल की ताकत बस यही थी कि वे इंटरनेट पर चीजें खोजने के काम को अच्छे से समझते थे। जब गूगल आया तो मैं याहू में काम करता था और याहू को सर्च की समझ नहीं थी। मैंने बड़े अफसरों को समझाने की कोशिश की कि हमें सर्च को बेहतर बनाना होगा, पर उन्होंने कहा कि याहू अब सिर्फ सर्च इंजन नहीं रहा। वे खुद को एक मीडिया कंपनी समझने लगे थे। उन्हें लगा कि सर्च का काम अब पुराना हो चुका है और खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। भले ही सर्च से कम लोग जुड़ रहे थे, पर वो हिस्सा सबसे जरूरी था, क्योंकि इंटरनेट का काम वहीं से शुरू होता है। मुझे लगता है कि याहू को अब यह बात समझ आ गई है। गूगल कुछ ऐसी बातें समझता है जो बाकी कंपनियां अभी नहीं समझती। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा देने वाले विज्ञापन वालों से पहले अपने ग्राहकों, अपने यूजर्स का सोचना चाहिए, भले ही यूजर आपको पैसे न दे रहे हों। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो नेता अपने आप पीछे आएंगे। इंटरनेट के लिए इसका मतलब है सारे यूजर्स को खुश कर दो, विज्ञापन देने वाले अपने आप पीछे आएंगे। सीधी बात यह है कि अपनी चीज को ग्राहकों की पसंद के हिसाब से बनाइए। पैसे का मामला बाद में देख लेना। अगर आप ग्राहकों का नहीं सोचेंगे तो कोई और कंपनी आकर बाजी मार लेगी। लोगों की पसंद की चीज बनाने के लिए उन्हें समझना होगा, और आप जितने बड़े होंगे उन्हें समझना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहता हूं, धीरे धीरे बड़े बनिए। गेट बिग स्लो। आप अपना पैसा जितनी धीरे खर्च करेंगे, आपको सीखने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। पैसा धीरे धीरे खर्च करने का एक और कारण है कंजूसी की आदत डालना। याहू के मालिक डेविड फिलो को खुद को कंजूस याहू कहलाने में गर्व महसूस होता था। जब याहू अरबों की कंपनी बन गई, तब भी वे छोटी छोटी चीजों पर पैसा बचाने की फिक्र करते थे। एक बार उन्होंने हमें ईमेल भेजकर पूछा कि क्या हमें डेटा रखने के लिए इतनी महंगी मशीनों की सच में जरूरत है। मैं उनकी इस बात से बहुत खुश हुआ। जब आपको किसी बड़ी कंपनी से करोड़ों रुपए मिलते हैं तो आपको अमीर महसूस होने लगता है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अमीर नहीं हैं। अमीर कंपनी वो होती है जिसकी अपनी असली कमाई बहुत ज्यादा हो। इन्वेस्टर से मिला पैसा आपकी कमाई नहीं है। यह पैसा तो उन्होंने इस उम्मीद में दिया है कि आप आगे चलकर पैसे कमा पाएंगे। इसलिए बैंक में करोड़ों होने के बावजूद आप अभी भी गरीब ही हैं। ज्यादातर इस स्टार्टअप को किसी बड़े वकील के दफ्तर की तरह नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के कमरे की तरह होना चाहिए। दिखावे और महंगी चीजों के पीछे मत भागिए। उन दिनों एरोन कुर्सियां बहुत मशहूर थीं और स्टार्टअप वाले उन्हें खूब खरीदते थे। वे लोग उन बच्चों की तरह थे जो दूसरों के पैसों से घर घर खेल रहे हों। पर हमने सबसे सस्ती कुर्सियां खरीदी जिनके हत्थे तक निकल जाते थे। शुरू में हमें थोड़ी शर्म आती थी, पर बाद में समझ आया कि दफ्तर की वो सादगी हमारे लिए बिल्कुल सही थी। हमारा दफ्तर, हमारा ऑफिस
एक पुरानी लकड़ी की इमारत में था जो पहले एक घर हुआ करता था। वहां के बाथरूम में आज भी पुराना नहाने का टब रखा था। दीवारों के छेदों में एल्युमिनियम की पन्नी ठूसी हुई थी। जब कोई बड़ा मेहमान हमसे मिलने आता तो हमें अपनी जगह देखकर थोड़ी झेप महसूस होती थी। पर सच तो यह है कि स्टार्टअप के लिए वह जगह एकदम पक्की थी, एकदम परफेक्ट। वहां हमें किसी बड़े अफसर की तरह नहीं बल्कि एक हिम्मत वाले छोटे खिलाड़ी की तरह महसूस होता था। काम करने के लिए यही जोश, यही स्पिरिट चाहिए। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक घर यानी अपार्टमेंट ही सबसे अच्छी जगह है। बड़े ऑफिसों के छोटे छोटे केबिन बहुत बेकार होते हैं। आपने गौर किया होगा कि घर पर काम करना दफ्तर के मुकाबले ज्यादा आसान होता है, तो क्यों ना दफ्तर को ही घर जैसा बना लिया जाए। स्टार्टअप के लिए जगह ढूंढते समय यह मत सोचिए कि उसे एक प्रोफेशनल ऑफिस दिखना चाहिए। असल में अच्छा काम करना ही प्रोफेशनल होना है, न कि शीशे की दीवारें या लिफ्ट होना। स्टार्टअप में तो आपको दफ्तर में ही जीना होता है, तो घर जैसी जगह से बेहतर और क्या होगा। दफ्तरों के मुकाबले घरों वाली जगह पर खाने पीने के होटल भी पास होते हैं। स्टार्टअप के लिए यह बहुत जरूरी चीज है। सबसे बढ़िया काम तब होता है जब रात को फोन बजना बंद हो जाता है, जब पूरी टीम साथ में खाना खाने बाहर जाती है, नए आइडिया पर चर्चा करती है और फिर वापस आकर काम में जुट जाती है, तो कमाल के नतीजे निकलते हैं। अगर आपका दफ्तर किसी ऐसी सुनसान जगह पर है जहां शाम 6 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है, तो आप एक बहुत कीमती मौका खो रहे हैं। अगर मैं आज कोई नया बिजनेस शुरू करूं तो मैं बस उन जगहों के बारे में सोचूंगा जहां का माहौल एकदम सही हो। कुछ खास इलाके ही ऐसे होते हैं जहां काम करने का एक अलग ही जोश होता है। पैसा बचाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप लोगों को काम पर, जॉब पर न रखें। शायद मैं इस मामले में थोड़ा सख्त हूं, पर मुझे लगता है कि नए लोगों को रखना किसी कंपनी के लिए सबसे बुरा काम है। पहली बात तो यह कि लोगों को हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी, जो सबसे बड़ा और बार बार होने वाला खर्चा है। फिर ज्यादा लोगों की वजह से आपको बड़ी जगह चाहिए होती है और शायद आपको किसी बोरिंग दफ्तर में जाना पड़े जिससे आपका काम खराब हो जाए। पर सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादा लोग होने से काम की रफ्तार यानी स्पीड कम हो जाती है। जहां पहले आप सीधे बात करके आइडिया पक्का कर लेते थे, अब 8 लोगों की मीटिंग करनी पड़ती है। इसलिए जितने कम लोग रखें उतना ही अच्छा है। जब पुराने समय में नए बिजनेस की लहर आई थी तब बहुत से स्टार्टअप्स ने इसका उल्टा किया। वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों को भर्ती कर लें। उन्हें लगता था कि जब तक हर काम के लिए किसी बड़े नाम वाला पद नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकेगा। यह बड़ी कंपनियों वाली सोच है। किसी को सिर्फ इसलिए काम पर मत रखिए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कंपनी में उस नाम की कोई जगह खाली है। किसी को तभी रखिए जब आपको कोई ऐसा काम करना हो जो बहुत ही जरूरी हो और आप खुद न कर पा रहे हो। अगर फालतू लोगों को रखना महंगा है और काम धीमा कर देता है तो फिर सब ऐसा क्यों करते हैं? मुझे लगता है इसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों को यह सोच अच्छी लगती है कि बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनी के मालिक यानी सीईओ को भी इसमें गर्व महसूस होता है। अगर आप कल को कोई कंपनी चलाएंगे तो लोग आपसे सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपके पास कितने लोग काम करते हैं। लोग इसी से आपका वजन नापते हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, अखबार वाले भी यही पूछते हैं। अगर आप कहेंगे कि आपके पास 1000 लोग हैं तो वे ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे, बजाय इसके कि आप कहें कि आपके पास सिर्फ 10 लोग हैं। यह सच में बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर 2 कंपनियां बराबर पैसा कमा रही हैं तो वह कंपनी ज्यादा बेहतर है जिसके पास कम लोग हैं। जब लोग मुझसे पूछते थे कि हमारे स्टार्टअप में कितने लोग हैं और मैं कहता था 20, तो मुझे दिखता था कि उन्हें लगता था कि हम बहुत छोटे हैं। मेरा मन करता था कि मैं उनसे कहूं, पर हमारा दुश्मन जिसे हम हर बार धूल चटाते हैं, उसके पास 140 लोग हैं। क्या हमें इस बात के लिए शाबाशी नहीं मिलनी चाहिए? जैसे दफ्तर की जगह के मामले में होता है, वैसे ही लोगों की गिनती के मामले में भी आपको चुनना पड़ता है कि आप सिर्फ बाहर से बड़े दिखना चाहते हैं या सच में बड़े बनना चाहते हैं। स्कूल के दिनों में जो बच्चे बहुत
पढ़ाकू और होशियार होते थे वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दिखावा बेकार है। जब आप कंपनी शुरू करें तो इसी बात को याद रखें। क्या आपको अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए? क्या आप इस काम के लिए सही इंसान हैं और क्या यह इतनी मेहनत के लायक है? सच तो यह है कि जितने लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग स्टार्टअप शुरू करने के काबिल हैं। मैंने यह सब इसलिए लिखा है ताकि लोग समझ सकें आज जितने स्टार्टअप हैं उनसे 10 गुना ज्यादा होने चाहिए। यह सबके लिए एक अच्छी बात होगी। अब मुझे समझ आता है कि मैं स्टार्टअप शुरू करने के लिए एकदम सही इंसान था, पर शुरू में इस आइडिया ने मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे तो मजबूरी में यह काम करना पड़ा क्योंकि मैं लिस्प नाम की कंप्यूटर लैंग्वेज का जानकार था। मैं जिस कंपनी को सलाह दे रहा था, कंसल्टिंग दे रहा था, वह मुसीबत में थी और मुझे किसी दूसरी भाषा जैसे C++ में प्रोग्रामिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, लिस्प भाषा का इस्तेमाल करके अपनी खुद की कंपनी शुरू करना। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जो लोग कोडिंग जानते हैं वे मेरी बात समझ जाएंगे। अगर मेरे जैसा डरा हुआ इंसान मजबूरी में आकर स्टार्टअप शुरू कर सकता है तो पक्का ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसमें माहिर होंगे, बस वे डर की वजह से कोशिश नहीं कर रहे। तो आखिर स्टार्टअप किसे शुरू करना चाहिए? कोई ऐसा इंसान जो कंप्यूटर का अच्छा जानकार हो, जिसकी उम्र 23 से 38 साल के बीच हो, 23 से 38 साल के बीच, और जो अपनी पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा कमाने के बजाय एक ही बार में मनी प्रॉब्लम हल करना चाहता हो। एक अच्छा हैकर कौन है यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। किसी बड़े कॉलेज के आधे से ज्यादा कंप्यूटर पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि आपने कंप्यूटर की ही पढ़ाई की हो। मैंने तो कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ा था। आप अच्छे हैकर हैं या नहीं यह जानना मुश्किल है, खासकर जब आप उम्र में छोटे हों, पर स्टार्टअप का काम खुद ब खुद ऐसे लोगों को चुन लेता है। स्टार्टअप शुरू करने का असली जोश तब आता है जब आप आज की टेक्नोलॉजी को देखते हैं और सोचते हैं क्या इन लोगों को समझ नहीं आता कि इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह एक अच्छे हैकर होने की निशानी है। मैंने कम से कम उम्र 23 साल इसलिए रखी है क्योंकि अपना खुद का काम शुरू करने से पहले आपको दूसरों के बिजनेस को देख लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह कोई स्टार्टअप ही हो। मैंने खुद अपनी पढ़ाई का लोन उतारने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 1 साल काम किया था। वह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था, पर वहां मैंने बहुत से कीमती सबक सीखे। वहां मैंने सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे ज्यादा मीटिंग मत करो, कोड को बहुत बड़ा और भारी मत बनाओ और काम करने वालों को यूजर से अलग मत रखो। गलतियों से सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बातों से सीखना। किसी बहुत बड़े और अनोखे काम को दोबारा करना मुश्किल हो सकता है, पर पुरानी गलतियों से बचना काफी आसान है। 23 साल की उम्र से पहले बिजनेस शुरू करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। पैसा लगाने वाले VCs आप पर भरोसा नहीं करेंगे। कस्टमर्स को डर लगेगा कि आप उन्हें बीच में ही छोड़ देंगे, यहाँ तक कि आपको खुद भी। अपने से बहुत बड़े लोगों का बॉस बनना थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। वैसे कुछ लोग 18 साल की उम्र में भी काम शुरू कर सकते हैं। बिल गेट्स ने 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अभी अपनी कंपनी शुरू करूंगा, तो शायद आप भी वैसे ही हिम्मत वाले इंसान हो जो यह कर सकें। 38 साल की उम्र की भी एक सीमा है। इसका रीजन यह है कि उस उम्र के बाद शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती। मैं खुद पहले हर रात 2-3 बजे तक काम करता था 7 दिन। अब शायद मैं वैसा काम ना कर पाऊं। इसके अलावा स्टार्टअप में पैसे का मामला बहुत बड़ा होता है। अगर 26 साल की उम्र में आपका काम फेल हो जाए और आप कंगाल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, पर 38 साल की उम्र में इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते, खासकर तब जब आपके बच्चे हों। मेरी आखिरी टेस्ट सबसे जरूरी है। क्या आप सच में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? इकोनॉमिकली देखें, पैसों के मामले से देखें तो इसका मतलब है अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को एक छोटे से समय में भर देना।
40 साल तक आराम से काम करने के बजाय आप 4 साल पागलों की तरह मेहनत करते हैं और हो सकता है कि अंत में आपको कुछ भी न मिले। इस दौरान आप सिर्फ काम ही करेंगे, क्योंकि जब आप आराम करेंगे तब आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके दुश्मन काम कर रहे होंगे। मेरे पास तो बस थोड़े दौड़ने और रात को 15 मिनट किताब पढ़ने का समय होता था। 3 साल में मैं अपने परिवार से सिर्फ 2 बार मिला, बाकी सारा समय बस काम काम और काम। काम करना मजेदार भी था, क्योंकि मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त थे, पर ऐसा सिर्फ 10% समय ही होता था। बाकी 90% समय की बातें अब याद करने पर मजेदार लगती हैं, पर तब वे बड़ी मुसीबत थी। जैसे एक बार बिजली जाने पर हमने ऑफिस के अंदर ही तेल वाला जनरेटर चलाने की कोशिश की थी। वैसी गलती मैं अब कभी नहीं करूंगा। स्टार्टअप में जितनी भी फालतू की झंझटें होती हैं वे किसी आम नौकरी से ज्यादा नहीं हैं, बल्कि सच तो यह है कि ये कम ही है। बस ये सब एक साथ थोड़े ही समय में हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा लगती हैं। तो स्टार्टअप असल में आपको समय दिलाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस शुरू करें या नहीं, तो बस ये सोचिए कि क्या आप 40 साल तक सैलरी के लिए काम करना चाहते हैं या फिर एक ही बार में मनी प्रॉब्लम, पैसों का मामला सुलझाना चाहते हैं। अगर आप जल्दी आजाद होना चाहते हैं तो स्टार्टअप ही सही रास्ता है। बहुत से लोग दुविधा में यानी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि वे स्टार्टअप शुरू करें या आगे की पढ़ाई जारी रखें। सच तो यह है कि कॉलेज के छात्र यानी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही उम्र के होते हैं और उनके पास वो काबिलियत भी होती है कि वे सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू कर सकें। आपको डर लग सकता है कि बिजनेस के चक्कर में आपकी पढ़ाई, आपका करियर खराब हो जाएगा, पर शुरू में पढ़ाई और स्टार्टअप दोनों साथ साथ करना पॉसिबल है। हमारे साथ काम करने वाले 3 में से 2 लोग अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान हमारे साथ थे और उन्हें अपनी डिग्री भी मिली। जब एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कल पर टालता है तो उसके पास काम करने की गजब की ताकत आ जाती है। अगर आपको मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी भी पड़े तो भी डरिए मत। अगर बिजनेस फेल होता है तो वह बहुत जल्दी हो जाएगा और आप वापस अपनी पढ़ाई पर जा सकते हैं। और अगर बिजनेस सफल हो गया तो शायद आपका प्रोफेसर बनने का मन ही न करे। अगर आप यह करना चाहते हैं तो कर डालिए। स्टार्टअप शुरू करना कोई बहुत बड़ा मिस्ट्री, कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। इसे करने के लिए आपको बिजनेस का बहुत बड़ा जानकार होने की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसी चीज बनाइए जिसे लोग बहुत प्यार करें और जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। बस इतना सा काम है, इसमें क्या मुश्किल है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।